नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की समस्या का अब समाधान होने जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सरकार नई नीति लाने जा रही है और जनाब खबर तो ये भी आ रही है कि छुट्टियों को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। शिक्षा विभाग भी अब इसको लेकर काफी एक्टिव हो गया है और अब बाजाब्ता एक कमिटी का गठन भी हो गया है। कमिटी से 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सजल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी खबर आ रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सरकार एक नई नीति लाने जा रही है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये नीति पुरानी वाली नीति से कितना अलग होने जा रही है। देखिए, अभी ये नीति एक नई नीति बनेगी। ये नई नीति जो बननी है वो ट्रांसफर पोस्टिंग, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति बननी है। और इसके लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने किया है। ये जो चारों सदस्य हैं कमेटी के, चारों सीनियर आईएएस हैं। इसको ऐसे समझिए कि इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो शिक्षा विभाग के सचिव बनाए गए हैं और इसके 3 मेंबर हैं। इसके पहले मेंबर हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, दूसरे मेंबर हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक और तीसरे मेंबर हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक। तो 4 लोगों की ये कमेटी है, चारों सीनियर आईएएस ऑफिसर की कमेटी है। इस कमेटी को जो टास्क दिया गया है वो 4 बिंदुओं पर टास्क दिया गया है। इसका पहला बिंदु ये है कि बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक उप संवर्ग को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे डीओ हो गए, ज्वाइंट डायरेक्टर हो गए, आरडीडी हो गए या सचिवालय के डिप्टी डायरेक्टर हो गए या उसके ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर हो गए। तो ये जो अधिकारी होते हैं ये प्रशासनिक उप संवर्ग में आते हैं। तो ये प्रशासनिक उप संवर्ग का पुनर्गठन किया जाना है। तो एक तो पहला मुद्दा कमेटी के सामने ये है कि इसका पुनर्गठन कैसे किया जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो इससे भी बड़ा मुद्दा है, वो है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति कैसी हो, यानी नया नियम कानून कैसा हो। तो ये एक है, वो प्रस्तावित नीति जो है ये कमेटी तय करेगी। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, एक अहम मुद्दा वो भी है कि सरकारी स्कूलों की जो समय सारणी है वह कैसी हो, उसका समय कैसा हो। तो बाकी अन्य मुद्दे भी हैं। तो मुख्य रूप से ज़्यादा फोकस जो है वो शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर है। जैसे अभी देख लीजिए वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अपने यहाँ 3 तरह के शिक्षक हैं और एक शिक्षकों की चौथी कैटेगरी आने वाली है। तो ये पहली कैटेगरी के जो शिक्षक हो गए वो हो गए पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक। ये पुराने वेतनमान वाले जो सहायक शिक्षक हैं इसमें भी 2 तरह के शिक्षक हैं। एक तो जो हाई स्कूल और +2 स्कूल के हैं, दूसरे जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हैं। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के जो शिक्षक होते हैं उनका जिला संवर्ग होता है पुराने वेतनमान वाले। तो उनका अपने जिला में वो तबादला होता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल अपने जिला में वो जब चाहें बिना वरीयता लूज किए हुए, बिना अपनी वरीयता खोए हुए वो तबादला ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाई स्कूल और +2 स्कूल के जो शिक्षक होते हैं पुराने वेतनमान वाले, उनका प्रमंडलीय संवर्ग है, माने वो प्रमंडल के किसी भी जिले में उनका ट्रांसफर पोस्टिंग वो ले सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये हो गया शिक्षकों का एक संवर्ग जो पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक हो गए। दूसरा संवर्ग जो बड़ा है वो नियोजित शिक्षकों का है। आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षकों के जो तबादले के प्रावधान अभी तक लागू है, वो प्रावधान है कि उनका तबादला नियोजन इकाई के अंदर ही होगा। यानी अगर वो, इसको ऐसे समझिए कि वो जिस पंचायत या जिस प्रखंड या जिस नगर निकाय में उनकी नियुक्ति हुई है वो उस नगर निकाय के बाहर नहीं जा सकते हैं।
यानी इसको ऐसे भी समझिए कि जैसे पटना नगर निगम में कोई शिक्षक नियुक्त हुआ तो वह पटना नगर निगम क्षेत्र के बाहर नहीं जा पाएगा। तो एक तो ये अभी लागू है, और तीसरे इसी और पुराने वेतनमान वाले में ही एक कैटेगरी 34,540 कोटि के शिक्षकों का है, और वैसे शिक्षक वो शिक्षक भी तबादले के इंतजार में है। आपको पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों, प्रारंभिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, और 34,540 कोटि के सहायक शिक्षकों के तबादले के लिए 2022 में ही आवेदन लिए गए थे, लेकिन अब तक वो तबादले का इंतजार कर रहे हैं। कमेटी बैठ गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन तबादला नहीं हो पाया। सिर्फ जो राज्य स्टेट लेवल की कमेटी थी उसका बैठना बाकी था। तो एक तो ये मामला हो गया, और तीसरा सबसे बड़ा है, अभी बीपीएससी से जो हमारे शिक्षक हैं, तो अभी आपको याद होगा कि 2 चरण के शिक्षकों की पोस्टिंग हो चुकी है, तीसरे चरण की परीक्षा होनी है। तो ये तीसरे चरण की परीक्षा जो शिक्षक पास करेंगे उनकी पोस्टिंग भी इसी जो प्रस्तावित नीति है उसी के तहत होगी, यानी कि नई नीति। बिल्कुल बिल्कुल। और जो चौथा कैटेगरी हो गया, वो चौथा कैटेगरी ये हो गया, जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा, जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए उनकी पोस्टिंग हो रही है। वो उनका डिजिग्नेशन है, पदनाम है विद्यालय अध्यापक, सॉरी विशिष्ट शिक्षक। विद्यालय अध्यापक हो गए जो बीपीएससी से पास हुए, ठीक है। तो 3 तरह के हो गए, सहायक शिक्षक हो गए, नियोजित शिक्षक हो गए, विद्यालय अध्यापक हो गए, और विशिष्ट शिक्षक हो गए। तो ये जो नियम बनेगा, ये नियम अभी तक जो संकेत मिले हैं कि ये नियम कॉमन होगा, माने एक सामान्य नियम होगा। ये इनके लिए माने इसमें पुराने वाले तमाम कैटेगरी के शिक्षक नहीं, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब आपको याद दिला दूं कि जो नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षकों के तबादले की एक नीति बनी थी। वो नीति ये थी कि जितनी भी महिला शिक्षक हैं और जितने भी दिव्यांग शिक्षक हैं, उनके तबादले की नीति बनी थी। उनका नियोजन इकाई के बाहर अंतर जिला, अंतर नियोजन इकाई तबादला किया जाना था, और उसके लिए सॉफ्टवेयर भी बन के तैयार हो गया था, सॉफ्टवेयर का ट्रायल भी शुरू हो गया था। सिर्फ आवेदन लिए जाने बाकी थे, माने एक तरह से कही कि स्थानांतरण की तैयारी पूरी हो चुकी थी, सिर्फ अब स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जानी थी। तो वो विराम लग गया है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका तबादले, अब समझिए कि 2006 में जो फीमेल जिनकी शादी नहीं हुई थी वो अपने मायके में थी, ठीक है। 2006 के बाद वो टीचर बन गई, उनकी शादी भी हो गई, और अब तक वो मायके से बाहर वो ससुराल नहीं बस पाई हैं। तो वैसी महिला शिक्षकों के लिए तबादला जरूरी है कि वो मायके से बाहर निकले। वैसे दिव्यांग शिक्षकों के लिए जरूरी है जिनका विद्यालय दूर है। और लेकिन उस जो नीति बनी थी महिला और दिव्यांग शिक्षकों के तबादले में, उसमें एक प्रोविजन और किया गया था कि अगर कोई पुरुष शिक्षक ये मुजफ्फरपुर नगर निगम में है तो वो आपस में ट्रांसफर ले सकते हैं। अच्छा, आपस में वो ट्रांसफर ले सकते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर वाले अगर पटना आना चाहें, वो आ सकते हैं, पटना मुजफ्फरपुर जाना चाहें तो उनको एक चांस दिया जाना था। तो ये इसको कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर, पारस्परिक स्थानांतरण। तो ये स्थानांतरण की नीति बनी थी जो लागू नहीं हो पाई। तो अब लग रहा है कि ये चूंकि नई कमेटी को के 4 दिन हो गए हैं, और अब इनके पास 11 दिनों का समय और है, क्योंकि इनको 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इस बीच शिक्षक संगठनों ने भी कमेटी का दरवाजा खटखटाया है, और शिक्षक खासकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मिले थे। तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया ये ट्रांसफर स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर कि आप ऐसा कीजिए कि शिक्षकों की जो पोस्टिंग कीजिए वो उनके हिसाब से, उनका विचार सुन के ऐच्छिक कीजिए, वो जहाँ चाहते हैं उनकी पोस्टिंग वही कीजिए। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल भी है आपसे सजल जी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई नीति बन रही है, तो क्या इस नीति में जब चाहे चाहे शिक्षक, जैसा चाहे शिक्षक, क्या मन चाहा ट्रांसफर पोस्टिंग उनको मिल पाएगा इस नई नीति के? देखिए आपको बता दूं कि हम लोग पुराने सहायक शिक्षकों के तबादले पे ही लौटे। तो 1995 के पहले चलिए, 1995 के पहले नियम ये था कि जो शिक्षक जहाँ थे
वहीं थे वहीं थे। जी, लेकिन उस समय भी प्रोविजन था कि शिक्षकों की पोस्टिंग गृह जिले में नहीं होगी। हम्म, तो बाद में एक शिक्षक हाई कोर्ट चले गए। ठीक है। हाई कोर्ट चले गए क्योंकि उनका तबादला गृह जिले के बाहर हो गया था। तो पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी शिक्षक गृह जिले के बाहर किए जाएं। तो सभी शिक्षक गृह जिले के बाहर किए जाएं, ये पटना हाई कोर्ट का आदेश था। और जिसके चलते आपको याद होगा कि 95 में पूरे बिहार में शिक्षकों के सामूहिक तबादले हुए थे और सारे शिक्षक गृह जिले के बाहर कर दिए गए थे। तो बाद में फिर एक वो जयप्रकाश यादव थे शिक्षा मंत्री, तो उन्हीं के टाइम में ये इम्प्लीमेंट भी हुआ। फिर उन्होंने शिक्षकों की समस्याएं देखने के बाद एक नया नियम बनाया कि नहीं, शिक्षक जो हैं अपने जिले के बाहर नहीं जाएंगे, वो अपने जिले में ही रहेंगे, लेकिन अपने जिस अनुमंडल में है उसके बगल वाले अनुमंडल में वो चले जाएंगे। तो एक पॉलिसी ये चेंज हुई। अनुमंडल स्तर पहले था गृह जिले के बाहर, फिर शिक्षक आ गए गृह जिले में अनुमंडल के बाहर, फिर आपको ब्लॉक लेवल पर शिक्षक आ गए, फिर तबादले की नीति चेंज हुई। ये पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों की बात कर रहे हैं। और जब मदन मोहन झा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम शिक्षकों को ऐच्छिक देंगे, ऐच्छिक शिक्षक जहाँ चाहें वहीं रहेंगे। तो ये पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं। तो मदन मोहन झा के टाइम में ही ये नियोजित शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई और उसमें ये तय हुआ कि नहीं, शिक्षक अपने नियोजन इकाई में ही रहेंगे और नियोजन इकाई के अंदर ही उनका तबादला का प्रोविजन होगा। यानी कि मन चाहा होगा ना, नियोजन इकाई के अंदर ही यानी ऐसा मतलब समझिए कि पटना नगर निगम के अंतर्गत जो शिक्षक हैं, तो नगर निगम के आज जिस विद्यालय में है वो चाहे तो 3 साल के बाद वो विद्यालय चेंज कर सकते हैं, लेकिन रहेंगे पटना नगर निगम के अंदर में ही। तो अभी तक नियोजित शिक्षकों के मामले में यही नियम लागू है। और चूंकि इन शिक्षकों के तबादले की एक नीति बन चुकी थी जो लागू नहीं हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि ये तबादले की नीति में ये नियोजित शिक्षक आएंगे, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक आएंगे और फिर ये विशिष्ट जो अपने तो क्या मनचाहा ट्रांसफर पोस्टिंग मिलेगा इन लोगों को? ये मुद्दा है। देखिए, कमेटी जो एक्सरसाइज करेगी, कमेटी एक्सरसाइज ये करेगी कि हमारे पास कितने कैटेगरी के शिक्षक हैं। तो एक तो सामने कैटेगरीज रहेगा, फिर वो कमेटी देखेगी कि किस शिक्षक के स्थानांतरण और पदस्थापन के कौन कौन से नियम है, तो वो सारे कैटेगरी एक साइड में आएगी। फिर वो तय करेंगे कि आखिर बीच का कौन सा रास्ता निकाले कि वो शिक्षकों को सहूलियत। इतना तो तय है कि कमेटी बैठी है शिक्षकों को सहूलियत देने के लिए, उनकी परेशानियों का बिल्कुल शिक्षकों को सहूलियत देने के लिए। तो ये शिक्षक संगठनों का ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए विद्यालय अध्यापक की बात अभी छोड़ दें, थर्ड फेज वाले की, तो हो सकता है कि जो शिक्षक जहाँ हैं, एक पॉलिसी ये हो सकती है कि जो शिक्षक जहाँ हैं वहीं रह जाए। दूसरा ये हो कि अभी जैसे के पाठक साहब ने तय किया था जो अभी सक्षमता वालों का, उनका ब्लॉक बदलना था। मानी जो शिक्षक जिनकी पोस्टिंग अभी जिस ब्लॉक में है वो ब्लॉक उनका चेंज होना था सक्षमता पास वालों का। तो अब एक पॉलिसी वो भी है सामने कि ब्लॉक चेंज करें या ना करें। तो ये है, या वो जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में उनको छोड़ दें। तो ये मान जितने शिक्षकों की जितने कैटेगरीज हैं और उन शिक्षकों के वर्तमान में जो स्थानांतरण पदस्थापन के नियम है, कमेटी उन नियमों पे गौर करेगी और तब ये कॉमन नियम वो निकालेगी कि शिक्षकों को राहत हो और बिल्कुल और परेशानियों का समाधान भी हो। तो हो सकता है कि शिक्षक इसमें भी कि अपने ब्लॉक में ही रह जाए। तो अच्छा सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कमेटी एक और बड़ा फैसला ले सकती है। देखिए, छुट्टी का एक नया कैलेंडर भी जारी हो सकता है और इसको लेकर भी कमेटी इस पर भी खूब मंथन कर रही है। क्या वाकई में अब छुट्टियों का भी नया कैलेंडर जारी होने वाला है? देखिए, छुट्टियों का कैलेंडर कमेटी के एजेंडे में है, अवकाश तालिका उसके एजेंडे में है। तो अवकाश तालिका को लेके जैसे आपको मैं बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण है कि इस बार चूंकि वो बहुत सुर्खियों में रहा और विवादों में रहा छुट्टियों को लेके विभाग और डीएम, जैसे पटना डीएम और के पाठक। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बिहार में पहले जो गर्मी की छुट्टी होती थी वो गर्मी की छुट्टी
मई में शुरू होती थी और जून में अंत तक, जो मई और जून में छुट्टियां होती थी। तो तो गर्मी का जो पीरियड है वो निकल जाता था। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। इस बार क्या हुआ कि पूरा अप्रैल पहले मॉर्निंग चलता था स्कूल, तो अभी इस बार 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक गर्मी की छुट्टी रही। तो जो गर्मी का पीरियड था वो आया 15 मई के बाद। तो पहले उल्टा था, पहले था कि स्कूलों में छुट्टी होती थी मई में छुट्टी होती थी और उसके बाद आधा मई और आधा जून कवर होता था। तो एक ये है कि चूंकि जो पुराना जो ये छुट्टियों का कैलेंडर था, उसमें जो छेड़छाड़ हो गई, नतीजा ये हुआ कि गर्मी के भीषण जो गर्मी पड़ी उसके पहले स्कूल खुल गए, छुट्टियां उसके पहले खत्म हो गई। तो ये एक अहम मुद्दा है और इसको लेके जो अवकाश तालिका है उस पर असर पड़ेगा। दूसरा सबसे अहम मुद्दा एक है, पता नहीं इसकी ओर कमेटी का ध्यान है, शिक्षक संगठनों ने ध्यान दिलाया है, एक बड़ा मुद्दा है कि जैसे जो दियारे के स्कूल हुआ करते हैं, जैसे चले जाइए दाना गंगा तब जाइए, उधर जो दियारा के इलाके हैं, और तो दियारा के इलाके में जो पूरा डूब जाता है तो स्कूल भी डूब जाती है। तो दियारा के स्कूलों में पहले गर्मी की छुट्टी की परंपरा नहीं रही है। वहाँ गर्मियों की छुट्टियों में भी पढ़ाई होती है और गर्मी की छुट्टी के पहले जब बाढ़ का पानी घुसता है तो स्कूल डूबते हैं या स्कूल राहत कैंप में तब्दील हो जाते हैं, बच्चे घर से नहीं निकल पाते हैं क्योंकि उनके घर पानी में डूबे होते हैं। तो दियारा के इलाकों में गर्मी की छुट्टियों के बदले ये बरसात की छुट्टियां मिला करती थी। इस बार वो सिस्टम नहीं है। तो एक ये अहम मुद्दा होगा कमेटी के सामने कि अगर छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव नहीं करेंगे तो दियारा के बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी और वो पूरे बरसात की पढ़ाई बाधित होगी। तो एक अहम मुद्दा ये है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कमेटी के सामने छुट्टियों को लेके, कि आपको याद होगा कि होली की छुट्टी को लेके विवाद हुआ था, पर्व त्योहारों की छुट्टी, ईद की छुट्टी को लेके विवाद हुआ था, कई महापुरुषों की जयंतियों को लेके विवाद हुआ था। तो वो जो छुट्टियों में कटौती हुई, जिसमें कई बार मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो ये जो एजेंडे हैं, ये एजेंडा भी कमेटी के सामने होगी कि छुट्टियों का कैलेंडर कैसा हो, उसका स्वरूप कैसा हो, गर्मी की छुट्टी कब से कब हो, बरसात की छुट्टी हो या नहीं हो दियारा के इलाकों में। तो ये सारे अहम मुद्दे हैं। तो ये तय है कि छुट्टियों का कैलेंडर भी बदलेगा, यानी कि अब नया छुट्टी वाला कैलेंडर जारी होगा। सजल जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एस सिद्धार्थ यानी कि शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ आजकल गर्दा फॉर्म में है। देखिए, आदेश पर आदेश भी जारी कर रहे हैं और अब तो कार्रवाई भी कर रहे हैं, कईयों का वेतन भी रोक दिया है। किसके खिलाफ ये एक्शन हुआ है? देखिए, आपको याद होगा कि के पाठक के कार्यकाल में बिहार के स्कूलों में चूंकि बच्चों का अटेंडेंस अब 80% तक पर पहुंच गया, तो बैठने की जगह नहीं थी बच्चों को, तो बेंच डेस्क की आपूर्ति हुई थी। फिर आपको चूंकि 4th ग्रेड के एम्प्लॉय नहीं थे, तो स्कूलों में आईसीटी लैब आ गए, तो वहाँ एक रात्रि प्रहरी चाहिए था, 4th ग्रेड एम्प्लॉय चाहिए था, तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से कर्मचारी लिए गए। एक तो ये हुआ। दूसरा कि तात्कालिक तौर पे वो टीन के शेड का वो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। तो ये सारे हुए थे। तो इसको लेके सबसे ज़्यादा जो बड़ी शिकायत थी वो किशनगंज से आई थी कि किशनगंज में आपूर्तिकर्ता जो थे और जो एजेंसी जो काम कर रही थी मानवबल सप्लाई करने का, माने कर्मचारियों की आपूर्ति कर रही थी, तो उसमें पक्षपात हुआ है और घटिया किस्म के बेंच डेस्क आए हैं। और उसी मामले में शिक्षा विभाग ने वहाँ के डीडीसी को कहा था जांच करने के लिए, डीएम को कहा था, और फिर डीडीसी ने जांच की। तो डीडीसी की जांच रिपोर्ट में मालूम हुआ कि इसमें पूरा जो कारोबार ये पूरा जो हुआ है वो गलत तरीके से बहुत कमज़ोर तरह के फर्नीचर सप्लाई किए गए। जिस एजेंसी को काम दिया गया उस एजेंसी बाकी एजेंसियों के साथ माने पक्षपात किया गया। तो ये सारे चार्ज लगाए, फ्रेम किए वहाँ के डीडीसी ने, और उसी पे कार्रवाई हुई। उस पर जो कार्रवाई हुई तो उसमें 4 लोग माने 2 डीपीओ और 2 डीओ, एक वर्तमान डीओ वहाँ के, एक
इनके पहले वाले डीओ जो अभी गोपालगंज के डीओ थे, जी, तो जी। 2 डीओ 2 डीपीओ ये सस्पेंड हुए जी, और 4 कर्मचारी जी, 4 कर्मचारियों में 2 कर्मचारी डिसमिस किए गए, ठीक है। यानी बर्खास्त किए गए और 2 कर्मचारी सस्पेंड किए गए, सस्पेंड यानी किए, कुल जी। 4 अधिकारी और 2 कर्मचारी सस्पेंड हुए और 2 कर्मचारी डिसमिस हुए। तो ये बड़ी कार्रवाई किशनगंज में हुई है और वहाँ के डीडीसी की रिपोर्ट पे शिक्षा विभाग यानी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने की है। और आपको बता दूं कि अभी कई डीओ यानी कई जिलों के अधिकारियों पे जांच की गाज गिरनी है, जांच की गाज गिरनी है कई डीओ पे। और आपको ये भी बता दूं जी, कि शिक्षा विभाग में अधिकारी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि पिछले जून से ही तबादले नहीं हो रहे हैं। पिछले जून में ही के पाठक आ गए थे और तब से तबादले की प्रक्रिया रुकी हुई है। तो अभी कई जिलों के डीओ पे गाज गिरनी है और इसीलिए अभी तबादले रोके गए हैं कि पहले ये जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, फिर तबादलों की बारी आएगी। और क्योंकि जून के बाद जो तबादले होते हैं, तो जून के बाद फाइल जाती है सीएम के यहाँ तबादले की फाइल। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई के अंत तक अधिकारियों के तबादले होंगे, लेकिन उसके पहले कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिनको जिनको पनिश किया जाना है, जिन अधिकारी कर्मचारी जो जांच में आरोपी साबित होंगे, आरोप के घेरे में आएंगे, उन पर कार्रवाई इसी महीने होनी है। इसी महीने कार्रवाई होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कईयों पर कार्रवाई जी हाँ, कईयों पे कार्रवाई होगी और बहुत सारे लोग अभी कई जिले जांच के घेरे में हैं। कई जिले जांच के घेरे में है और कई डीओ पर कार्रवाई होना है। सजल जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी एग्जाम डेट सामने आ चुका है, यानी कि परीक्षा की तिथि भी अब सामने आ चुकी है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में कितना बदलाव किया गया है इस पर। देखिए, बदलाव तो कोई खास नहीं हुआ है, लेकिन अभी सबसे बड़ी मुश्किल जो है, क्योंकि टीआरई 3 तो होगा, टीआरई 3 होगा, लेकिन टीआरई 3 में सबसे प्रॉब्लम है कि अभी तक जो नया फिर आरक्षण, जो नई व्यवस्था आरक्षण की समाप्त हो गई है, पुरानी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई है, तो पहले उसके तहत रोस्टर क्लियर होगा। तो अभी रोस्टर क्लियरेंस बाकी है। इट में भी को परीक्षा के बाद रोस्टर क्लियरेंस हो। तो अभी सबसे बड़ा बदलाव जो होना है वो आरक्षण को लेके बदलाव होना है, वो रोस्टर क्लियरेंस को लेके होना है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में होना है। तो देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।